करेंगे। मोस्टली हमारा फर्स्ट कपल ऑफ डेज हम लोग यहाँ पे जो इनिशियल आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में भी जो पढ़ा होगा जिसके बारे में, जैसे कि एरेज और एरेज वगैरह के बारे में, और बेसिक जो हमारे सी प्रोग्रामिंग के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे कुछ नए डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, विच आर लिस्ट्स, जहाँ पे कि हमारे पास लिंक लिस्ट वगैरह के बारे में हमें देखना होगा। लिंक लिस्ट और टाइप ऑफ लिंक लिस्ट कितने तरह के हैं उनको हम लोग कवर अप करेंगे। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में हम लोग स्टैक्स एंड क्यूज को कवर करेंगे, जो कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है विच फॉलोज सर्टेन फिलोसफी कॉल्ड लीफो एंड फीफो, उसको हम लोग देखेंगे। देन हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में होगा, विच इज अ हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग यूज करेंगे। एंड फाइनली उसके बाद हम लोग कुछ सेशंस हम लोग करेंगे ऑन ट्रीज के और इम्प्लीमेंटेशन, जैसे ग्राफ्स के ऊपर। देन वी विल हैव अ सेशन ऑन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। एंड लास्टली हम लोग वहाँ पे कुछ करेंगे, कुछ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे एंड फाइल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस वुड बी डिवाइडेड मोस्टली इनटू 8 सेशंस, जो हम लोग एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। बट स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फर्स्ट ब्लॉक से, विच इज आवर इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, उनमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आप लोग उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के बारे में और डिटेल में आप लोग MCS 31 में पढ़ोगे, थर्ड सेमेस्टर में, जो कि आपका डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के ऊपर है। तो आप लोग उसके बारे में और ज्यादा जानकारी वहां पे लोगे। बट इस पर्टिकुलर सिलेबस में या इस पर्टिकुलर सेक्शन में जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमारा मोस्टली एक एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनैलिटीज क्या होती है, अगर हम किसी प्रोसेस को जब मतलब बनाते हैं तो उसका एल्गोरिदम में क्या होना चाहिए, किस तरह से हम एक एल्गोरिदम को मानते हैं कि वो एक अच्छा एल्गोरिदम है या बुरा एल्गोरिदम है। इसके में दो तीन तरह की चीजें होती है, जैसे कि स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम लोग स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। इनकी एनालिसिस के बारे में आप लोग थर्ड सेम में आगे जाके पढ़ोगे, जहाँ पे आपको वो उसके डिफरेंट एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ना है हमें, जैसे कि बिग ओ, लिटिल ओ, ओमेगा, इन सब के बारे में। बट यहाँ पे हम लोग उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हम लोग उनके नोटेशंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू एरेज। I'll try to quickly show you a simple array, जहाँ पे कि हम लोग एक array को कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि हमारा ये जो सेशंस होगा, मोस्टली हम लोग इन सेशंस पे जो प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ में मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। I'll try to give you some illustrations, साथ में आपको कुछ कोड एग्जांपल्स भी मैं देने की कोशिश करूंगा। इनिशियली वो कोड एग्जांपल्स थोड़े से आपके मतलब पुराने से ही लगेंगे, क्योंकि आपने सी में भी सेम किया होगा, जैसे एरेज का सिंगल एरे, डबल एरे। बट विल जस्ट डू दैट वंस अगेन, सो दैट कि हम लोग का वो एक रिफ्रेश हो जाए। एंड देन उसके बाद हम लोग जब लिंक लिस्ट वगैरह में पहुंचेंगे, तो देन दोज विल बी प्रीटी न्यू टॉपिक्स जो हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से। पहले एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। एक एल्गोरिदम की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एल्गोरिदम? एक एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का, सर। ओके, और कोई बता सकते हैं? और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इंडिपेंडेंट होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, अपने लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, चलिए, सही बात है। कोई और कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? एनीवन? चलिए, कोई बात नहीं। दूसरा, मुझे एक और टर्म होता है जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं इन सब कॉन्सेप्ट्स के टाइम में, विच इज कॉल्ड स्यूडो कोड। स्यूडो कोड के बारे में किसी को कोई जानकारी? देखिए, जैसा कि विकास ने बताया कि एल्गोरिदम क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन होता है। जब हम किसी अच्छा, ये बताइए कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो, आप वो प्रोग्रामिंग क्यों करते हो? आप लोगों ने जब सी प्रोग्रामिंग किया था, उस पेपर का जब आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो आपने देखा होगा ना, उसका पेपर का नाम ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहां पे वो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इट कैन बी एनीथिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग जावा, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी शार्प। इट मीन्स कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ते हैं ना, these programming languages actually are used to solve some sort of a problem.
अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? एक प्रॉब्लम सिंपल सा भी हो सकता है, स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, और एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जैसे एक शेयर मार्केट का अगर आपको ट्रेंड निकालना हो या कोई बीआई एनालिसिस करनी है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। या अगर आप किसी फ्लाइट के लिए कोई कंट्रोलर बना रहे हो और वो फ्लाइट कंट्रोलर अगर ऑटोमेटेड वे में कुछ चलता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्लेक्स कितना है या कितना सिंपल है, दैट प्रॉब्लम इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कभी भी हम जब ये प्रोग्रामिंग करते हैं या एल्गोरिथम्स बनाते हैं ना, ये किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए होता है। दूसरी चीज, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या किसी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है या एक से ज्यादा सोल्यूशंस भी हो सकते हैं? हो सकता है एक से ज्यादा मल्टीपल सोल्यूशन। बिल्कुल। और अगर हम लोग एक प्रॉब्लम के अगर मल्टीपल सोल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम ये कैसे जानते हैं कि किसी एक सोल्यूशन का दूसरे सोल्यूशन से कंपैरेटिवली वो कैसे अच्छा है या बुरा? ये हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं? सर एक तो सर मेमोरी बेस्ड सर, की कितना मेमोरी ले रहा है सर, स्पेस कितना ले वो रहा तो है, आप स्पेस। मतलब इसके बारे में बात करो, मतलब एल्गोरिथम्स के बारे में। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया मैंने और आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए प्रोग्रामिंग भूल जाओ। कोई भी प्रॉब्लम, आपको कहीं जाना है, कोई काम आपको करना है, उस काम को करने के आपके पास 4 तरीके हो सकते हैं। आप कैसे डिसाइड करते हो कि उस चारों में से कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करोगे? जिसमें कम टाइम लगे सर। बिल्कुल, जिसमें कम टाइम लगे, कोई ऐसी चीज जिसमें कि कम खर्च हो जाए आपका, कम खर्च में काम हो जाए। कहीं हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास क्या होता है कि एक बहुत टिपिकल सा एग्जांपल है, आप यहाँ से कहीं जाते हो, ट्रैवल करते हो, ठीक है, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपको जाना है और आपको किसी काम से जाना है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट यू आर गोइंग फॉर। अब आप वहां पे जाओगे तो आपको 2 चीजें लगेंगी। पहला, आपको समय लगेगा जाने में, दूसरा आपका खर्च होगा जाने में, यानी ट्रैवल का आपका कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अब वो जो कॉस्ट आपको लगेगा, वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। फ्रॉम हियर टू दिल्ली आपके पास, आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप बाई कार जा सकते हो अपनी कार करके, आप बस वगैरह अगर चलती होगी तो उस पर जा सकते हो, आप ट्रेन पे जा सकते हो, ट्रेन में भी फिर आपके पास 2-3 अलग अलग ऑप्शन होंगे, फ्लाइट में डिफरेंट ऑप्शन होंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे फ्रॉम हियर टू दिल्ली आपके पास जाने का। लेट्स फिल्टर इट डाउन टू, लेट्स से हम लोग अगर फ्लाइट से जा रहे हैं, अगर हमारे पास फ्लाइट्स भी हम लोग बुक करते हैं या ट्रेन बुक करते हैं, चलो, हमारे पास क्या होता है ना वहां पे कि हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट, अगर मैं यहाँ से दिल्ली तक जाता हूँ तो मुझे अलग अलग फ्लाइट का ऑप्शन आ जाते हैं। कोई 5,000 का भी मिलता है, कोई हो सकता है मुझे 4,000 का भी मिल जाए, कोई मुझे 20,000 का भी मिलता है, कोई मुझे 7,000 का भी मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। एंड वाई दैट डिफरेंस इज देयर? वो डिफरेंस इसलिए है कि क्योंकि वो हो सकता है कि कोई आप बहुत मतलब एक ही दिन पे भी वो डिफरेंसेस होती है। वाई? बिकॉज वहां पे एक में हो सकता है बहुत सस्ता मिल रहा हो, लेकिन वो आपको बहुत लंबा टाइम, आपको कहीं पे बीच में ले ओवर करना पड़ेगा, 2-4 घंटा रुकना पड़ेगा, फिर आप जा सकोगे। मतलब आप सुबह निकलोगे रांची से, आप रात के 12 बजे पहुंचोगे दिल्ली, जबकि दूसरा आपको 3 घंटे 4 घंटे में ही आपको पहुंचा देगा। तो देन यू डिसाइड कि आपके पास क्या ऑप्शंस है। आपके पास एक तरफ है जो आपका टाइम बचा रहा है लेकिन कॉस्ट ज्यादा ले रहा है, दूसरा आपके पास कॉस्ट कम है लेकिन उसमें समय ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको वो डिसाइड करना पड़ता है। ऑप्शंस तो आपके पास दोनों है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोनों है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि हम लोग वहां पे टाइम एंड कॉस्ट का ना, हम लोग एक तरह से वहां पे एक वेरिएंस, मतलब एक तरह का कंपैरेटिव करते हैं कि हमारा जो एंड ऑब्जेक्टिव है, हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज, उसकी प्रायोरिटी कितनी है, वेदर द हायर कॉस्ट और लोअर टाइम इज एक्चुअली, मतलब वहां पे हमारे लिए वो रेलिवेंट है कि। तो ये तो एक रियल लाइफ सिनेरियो हो गया। जब प्रोग्रामिंग के टर्म्स में आते हैं ना, वहां पे भी सेम चीज होती है। वहां पे आपके पास कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट होता है आपका स्पेस, जैसे उन्होंने बताया विकास ने, टाइम बताया उन्होंने, लेकिन इसके अलावा स्पेस एंड टाइम, दीज आर प्रीटी मच द सेम थिंग्स। लेकिन वहां पे जो स्पेस होता है, दैट इज ऑन हार्ड डिस्क का स्पेस हो सकता है, दैट इज अ मेमोरी स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड। यूजुअली हम लोग जब स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस का किसका होता है? मेमोरी का होता है। यानी आपका एप्लीकेशन या वो जो एल्गोरिदम है उसको रन करने में आपको मेमोरी में कितना स्पेस लगेगा। बट इफ यू गो टू अ थोड़ा सा और हायर लेवल का प्रोग्राम देखो या कोई एप्लीकेशन देखो जहां पे आपको डेटा सेव करना पड़ रहा है, आप जब डेटा सेव करते हो तो डेटा किसी स्टोरेज में रखोगे, तो वो डेटा कितना डेटा स्टोर करता है, उसका कितना साइज है, और लॉन्ग टर्म में वो कितना डेटा धीरे धीरे वो क्यूमुलेट करने लगेगा। तो वो चीजों को सोचना पड़ता है। दैट इज योर स्पेस
का आपको डिटेल्स जो कि आपको सोचने पड़ते हैं। टाइम क्या होता है, जहाँ पे कि आपका सीपीयू टाइम आपको कितना लग रहा है, मतलब आपने स्टार्ट किया उसको और वो एंड होने में आपको रिजल्ट देने में कितना वक्त लगता है। तो इफ यू हैव अ एप्लीकेशन, जैसे हम लोग काम कैसे करते हैं ना, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोग्राम है विच नीड्स टू ऐड 4 नंबर्स, उसको 4 नंबर ऐड करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको कई तरह से यूज कर सकता हूँ। मैं वहां पे 4 वेरिएबल ले लूंगा, ABCD, चारों में यूजर से अलग अलग करके मैं वैल्यूज ले लूंगा और फिर चारों को एक साथ ऐड करके 5वें वेरिएबल में डालूंगा, उसको प्रिंट करा दूंगा। ये मेरे लिए ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास 5 वेरिएबल्स का मेरे पास कॉस्ट है, यानी मेरे को 5 वेरिएबल्स के बराबर जगह रखनी पड़ेगी, लेकिन वो स्पेस मेरे लिए ऑक्यूपाई हो गया। जब मैं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम यूनिट्स मुझे लगेंगे उसको एग्जीक्यूट कराने में। दूसरा ऑप्शन मेरे पास एक और है कि मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ। मैं फर्स्ट वेरिएबल जिसमें मेरा नंबर होगा, दूसरा वेरिएबल जिसमें मेरा सम होगा। मैं पहला वेरिएबल यूजर से लेता हूँ, उसको सम में ऐड कर देता हूँ, वॉट एवर सम का वेरिएबल हुआ। दूसरा नंबर फिर लेता हूँ, उसको भी पहले वेरिएबल में ओवरराइट कर देता हूँ और उसको फिर सम में ऐड कर देता हूँ। तो क्या होगा, मेरे पास एक ही वेरिएबल को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ यूजर से वैल्यू लेने के लिए, और उसको फिर अपने टेम्पररी जो मेरा सम है उसमें मैं एक एक करके ऐड करता जा रहा हूँ। फाइनली मुझे मिलेगा। यहाँ पे बस 2 ही वेरिएबल्स है, यानी स्पेस मेरा कम हो गया, लेकिन हो सकता है कि मुझे जो नंबर ऑफ टाइम जो लगेगा इसमें इस एप्लीकेशन को परफॉर्म करने में वो ज्यादा लगेगा। वाई? बिकॉज मेरे को ना कई बार वो वेरिएबल से डेटा को मूव करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास एडिशन ऑपरेशंस कितनी बार होंगे, 4 नंबर्स लूंगा, 4 बार मेरे पास वेरिएबल्स को स्टोर करने का इंस्ट्रक्शंस होगा, 4 बार मुझे ऐड करना पड़ेगा और फिर फाइनली उसको सम में मूव करा के प्रिंट कराना पड़ेगा। जबकि पहले वाले में मेरा एडिशन का जो ऑपरेशन था वो एक ही बार था, जब मैं एक ही बार सबको ऐड करता। इट इज जस्ट अ वेरी वेग सॉर्ट ऑफ आइडिया जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही हो ऐसा नहीं, मतलब इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जब हम लोग ट्रेड ऑफ देखते हैं कि स्पेस और टाइम का ट्रेड ऑफ हमारे पास क्या होता है, तो वहां पे कई सारे डिसीजंस होते हैं कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं विच आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन और आपका क्या बोलूं उसको परफॉर्मेंस, बट वो ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं फॉर स्पेस। बट सम विच रिक्वायर वेरी लेस स्पेस, उनका बहुत मतलब मिनिमल मेमोरी फुटप्रिंट होता है, लेकिन वो टाइम लेते हैं एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने में। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो जब हम लोग एल्गोरिदम्स की बात करते हैं ना, जैसे उन्होंने बताया कि एल्गोरिदम इज बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन या स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, और इसको यूजुअली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स वगैरह डाला जाता है वहां पे, और जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थोड़ा सा हो, और आप वहां पे उसको यूज करते हो। जैसे आप वहां पर रिपीट जो लूप के लिए होता है, कंडीशंस, इफ दिस देन व्हाट, इफ दैट देन व्हाट, इस तरह के कंडीशंस वगैरह लिखते हो, बट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स। वो बेसिक आपका एक मतलब लॉजिकल आप मतलब रीजनिंग के साथ आप जो स्टेप्स एक के बाद एक लिखते हो, दैट इज योर एल्गोरिदम एंड दैट इज गुड इनफ। दूसरा होता है जो मैं वर्ड यूज कर रहा था, विच इज कॉल्ड स्यूडोकोड। स्यूडोकोड इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट एल्गोरिदम इज, लेकिन it is quite near to how you write the same algorithm in a programming language. जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक एल्गोरिदम को अगर रिप्रेजेंट करते हो तो आपको उसका सिंटैक्स होता है। वो सिंटैक्स क्या होता है, वो सिंटैक्स उसका अपना स्कोप होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, लूप्स चलाते हो। तो स्यूडो कोड जो होता है ना, ये सिमिलर होता है एक प्रोग्रामिंग कोड ब्लॉक की तरह, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 100% प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज एंड इट इज नॉट इवन 100% प्लेन एल्गोरिदम। ये क्या होता है, ये बीच की चीज है। ये मतलब आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आप एक जब एल्गोरिदम को उस तरह से लिखते हो तो इट इज सॉर्ट ऑफ कॉल्ड अ स्यूडो कोड। मतलब वो कोड भी नहीं है, इट इज अ स्यूडो कोड, मतलब वो एक कोड की तरह बिहेव कर रहा है या कोड की तरह वो दिख रहा है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यूजुअली हम लोग एल्गोरिदम्स बेसिक प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं, स्यूडो कोड को किसी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा जाता है। एंड इट इज नॉट मेंट कि वहां पे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो जो स्यूडो कोड आपने लिखा उसको कॉपी पेस्ट किया और सीधे प्रोग्राम में डाल दिया और रन करने लगेगा। नहीं, इट डजंट मीन कि वो वैसा ही का वैसा रन करे। देयर कुड बी सिंटैक्स एरर्स, देयर कुड बी मतलब वहां पे आपके रन टाइम मतलब वेरिएबल का डिक्लेरेशन में बहुत इधर उधर हो सकता है, बट दैट इज फाइन। दैट इज जस्ट मेंट टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए वो होता है। अब हम लोग जब एल्गोरिदम्स की बात करते हैं ना,
एल्गोरिदम में आपके पास ना बेसिक 5 चीजें ना हर एल्गोरिदम में होनी चाहिए: इनपुट, आउटपुट, डेफिनेटनेस, इफेक्टिवनेस और टर्मिनेशन। इनपुट आपका कोई ना कोई होगा, आइदर यूजर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन, कोई वैल्यूज, समथिंग either, but that input can be zero or more than zero. हम लोग कहते हैं वहां पे जीरो इनपुट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेशंस होता है which do not require any. बट अगर लॉजिकली हम लोग सोचे तो देयर इज एन इनपुट विच इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो वहां पे इनपुट डिफाइंड होना चाहिए. इट कुड बी जीरो, इट कुड बी मोर देन जीरो, बट वहां पे इनपुट्स डिफाइंड होने चाहिए. आउटपुट, हर एल्गोरिदम का कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसका आउटकम होना चाहिए. डेफिनेटनेस का मतलब है कि जो भी आपके स्टेटमेंट्स है दोज शुड बी डेफिनेट, मतलब वहां पे कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि आपके स्टेटमेंट का मतलब ऐसा भी हो सकता है, आपके स्टेटमेंट का मतलब कुछ और भी हो सकता है. वैसा नहीं, जो लिखा उसका मतलब वही होना चाहिए जो आपने मीन किया वहां पे. तो इट शुड बी अ वेरी डेफिनेट सेट ऑफ स्टेप्स. इफेक्टिवनेस पे ध्यान रखना पड़ता है, मीनिंग कि जो आपके स्टेटमेंट्स हैं इन द एल्गोरिथम दे शुड बी इफेक्टिव इनफ, या उनका जो प्लेसमेंट है या उनका जो प्रेजेंस है इनटू योर एल्गोरिथम, दैट शुड बी एन इफेक्टिव प्रेजेंस, मीनिंग कि उनका कोई वैल्यू होना चाहिए, वो कुछ करें. ऐसा नहीं कि मतलब आपने ऐसे ही रिडंडेंट कुछ वहां पे वेरिएबल्स वैल्यूज ऐसे ही डाल दिए व्हिच डू नॉट सर्व एनी पर्पस एंड हैव नो इफेक्ट ऑन द एल्गोरिथम्स फाइनल आउटपुट. तो वहां पे हम लोग को इफेक्टिवनेस को देखते हैं. देन व्हाट वी हैव टर्मिनेशन. एवरी एल्गोरिथम शुड हैव अ टर्मिनेशन क्लॉज. टर्मिनेशन क्लॉज का मतलब है ये कभी ना कभी बंद होगा, इधर अपने आप बंद हो जाएगा या बेस्ड ऑन यूजर के किसी एक इनपुट पे या यूजर के किसी एक एक्शन पे वो बंद होगा. बट एवरी एल्गोरिथम और जो प्रोग्राम होगा जो उस एल्गोरिथम से बनेगा, इट शुड हैव अ टर्मिनेशन क्लॉज. नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम आपने बनाया वो मतलब इन्फिनिटी जिंदगी भर के लिए रन कर रहा टाइप्स का हो गया, तब फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो मेमोरी लीक करेगा, फिर धीरे धीरे जाके आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा. तो एवरी टाइम आप जब ये एल्गोरिथम्स बनाते हो तो डू मेक श्योर कि वहां पे एक टर्मिनेशन क्लॉज हो. अगर एक्सेप्शन आता है तो कई बार लोग लिखते हैं वो व्हाइल लूप लिख लेते हैं, व्हाइल this equal to मतलब something is equal to true or something is equal to false, वो infinite loop पर चला जाता है. but there should be some clause जो वहां से बाहर निकलने का हो, and वो clause हम लोग लिखते हैं. लेकिन कई बार होता है कि आपको वो clause को बार बार चेक कर लेना चाहिए कि what are the chances कि वो clause fail कर जाए, और अगर वो फेल कर गया तब क्या होगा, वो हमेशा लूप के अंदर ही रह जाएगा. तो वो चीजों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है. और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग वहां पे किसी तरह के हम लोग वहां पे यूज नहीं करते, हम लोग इस तरह के एक्सेप्शन हैंडलिंग्स को करते भी हैं. तो कई बार सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत मतलब यूजफुल सा भी सिंटैक्स है या कीवर्ड है या एक फीचर है विच इज कॉल्ड गोटू. गोटू का जो फीचर होता है ना, जो आपने सी में पढ़ा होगा, गोटू क्या करता है कि आप किसी भी जगह पे एक लेबल लिखते हो और उसके बाद किसी दूसरे जगह से आप गोटू लेबल का नाम लिख देते हो, तो यह प्रोग्राम जस्ट गोज टू दैट लाइन और वहां से फिर वापस चलने लगता है. तो ऐसा ना, प्रोग्राम अगर गलत जगह पे वो गोटू पड़ गया ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोग्राम कभी एंड ही ना हो और वो फिर चलता चला जाएगा और फिर कभी बंद नहीं होगा. तो वो सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है. Then what we have is some complexities that we need to understand, जो मैंने आपको भी बताया. कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है? तो कॉम्प्लेक्सिटीज हमारे पास जो होती है, जैसे मैंने बताया आपको कि हर प्रोग्राम या हर एल्गोरिथम का अपना एक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि उस प्रोग्राम को रन कराने में कितना समय लगेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि उस प्रोग्राम को रन कराने में कितने स्पेस की जरूरत है. अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज आपकी मतलब अगर हम लोग इसको देखें ना, तो ये 3 तरह के क्या बोलूं मैं उसको, मतलब 3 तरह के केसेस होते हैं एवरी कॉम्प्लेक्सिटी में. जैसे आपका जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, उसमें हमारे पास होता है बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस. बेस्ट केस होता है मतलब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो आपको लगेगा ही लगेगा. वर्स्ट केस का मतलब होता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो आपके उस एल्गोरिथम को लग सकता है. एंड एवरेज केस इज समथिंग इन बिटवीन. अगर आपके पास मान लो एक सर्चिंग का आप एल्गोरिथम बना रहे हो, आप सर्चिंग का एल्गोरिथम बना रहे हो और आपके पास आपका सिनारियो ये है कि आपके पास एक 10 नंबर्स का एक एरे है, 10 साइज का एरे है, और आपको उसमें से एक नंबर ढूंढ के आपको बताना है. तो उसका, और अगर मान लो कि ढूंढने में आप एरे को क्या करोगे, आप कैसे ढूंढोगे, आप 10 एरे है, अगर हम लोग सिंपल सा एक सर्चिंग का एल्गोरिथम लगाए कि फर्स्ट से शुरू करो आखिरी तक जाओ,
जहां मिल जाए बता दो कि मिल गया, नहीं मिला तो लास्ट में अगर पूरा खत्म हो गया तो बता दो कि एरे में नहीं मिला। तो यहाँ पे बेस्ट केस क्या होगा, अगर मुझे फर्स्ट जो एरे है उसी में अगर मुझे वैल्यू मिल गई तो दैट इज माय बेस्ट केस। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एरे के एलिमेंट से डेटा को सर्च करके फेच करने में 1 टाइम सेकंड का 1 टाइम यूनिट लगती है, तो मेरे लिए बेस्ट टाइम मेरा उसका जो बेस्ट केस हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 1t का। एंड वर्स्ट का क्या होगा कि मैं 10 पूरा ढूंढ लिया और 10 में जाके भी मुझे नहीं मिला, तो उसमें मुझे एटलीस्ट 10 टाइम यूनिट तक तो वो सर्च करना पड़ेगा ना। तो मेरे लिए वर्स्ट हो गया 10, और एवरेज क्या होगा, समवेयर इन बिटवीन, मतलब बिटवीन अराउंड 5 का मेरा वो एवरेज हो जाएगा। तो इनको जब हम लोग निकालते हैं ना, तो दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, जहां पे कि आपके पास ये बिग ओ, ओमेगा, थीटा, इस तरह के हमारे पास नोटेशंस होते हैं, जो कि आपके मतलब हम लोग इसको यूज किया जाता है इन नोटेशंस का, जो आप 31 में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, इनको हम लोग यूज करते हैं फॉर हमारा परफॉर्मेंस के लिए। उसी तरह से आपके पास लिटिल ओ और बिग ओ, उसी तरह से लिटिल थीटा, बिग थीटा, ओमेगा, अलग अलग इस तरह के नोटेशंस हैं विच हैव देयर ओन एसिम्प्टोटिक बाउंड्स। हम लोग उसको कहते हैं बाउंड्स की बात करते हैं, जो मैं आपको बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस की बात कर रहा था, तो वो उन्हीं के बारे में बात किया जाता है, जहां पे कि हमारे पास ये बाउंड्स होते हैं, जो कि हमारे पास बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस के लिए होते हैं। तो हमारे पास ये थीटा नोटेशन हमारे पास है, एक आपका जो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए। देन वी हैव द बिग ओ नोटेशन, जो कि अपर बाउंड के लिए होता है। अपर बाउंड का मतलब होता है कि आपके पास जो आपका बेस्ट मतलब वर्स्ट केस सिनारियो जो हो सकता है कि हमारा, या बेस्ट केस जो हो सकता है वो क्या निकलेगा, तो उसमें जो अपर बाउंड होता है, जो मैक्सिमम अवे पॉसिबल जो हम लोगों को टाइम लग सकता है, वो कितना होगा, वो हमें बताता है ये बिग ओ नोटेशन। तो ये हमारे कुछ नोटेशंस हैं। उसी तरह से आपके पास ओमेगा नोटेशन है, जो लोअर बाउंड बताता है। तो ये सब हमारे पास अलग अलग कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो आप अगर चाहो तो देख सकते हो, इनको अगर रिव्यू करना है तो कर सकते हो। बट इसकी ज्यादा डिटेल्स की किस तरह से इनको निकाला जाता है, दैट इज समथिंग दैट वी विल बी स्टडीइंग ऑन MCSL 31 इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। हम लोग को यहाँ पे अभी क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे ये जो एनालिसिस होती है, जो आप ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी बात कर रहे हो, तो इसका एक प्रोसेस होता है एनालिसिस का। कैसे प्रोसेस होता है, तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द, मतलब जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो किस चीज का टाइम, तो वो होता है सीपीयू के यूटिलाइजेशन का टाइम। यानी एक प्रोसेस को रन करने में एक सीपीयू को कितना समय देना पड़ रहा है उसको कंप्लीट करने में। क्या सीपीयू को 2 सेकंड में वो कंप्लीट कर देता है, 5 सेकंड में करता है, 10 सेकंड में करता है, 1 घंटा लगता है। तो वो सीपीयू यूटिलाइजेशन जितनी देर तक रहेगा, दैट इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मेमोरी कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक और हो सकता है विच इज योर, जो मैंने पहले ही बताया था, स्पेस में आपका आईओ का, जो कि आपके डिस्क यूजेज का होता है, और एक होता है जो नेटवर्क बैंडविड्थ का भी होता है, जो आपके बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन का होता है। तो हम लोग इसके 2 अलग अलग तरह के, मतलब इन सारे चीजों को, पैरामीटर्स को हम लोग चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हमारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को मतलब चेक किया जाता है एनालिसिस के दौरान किसी एल्गोरिदम के, कि वो कितना सीपीयू यूटिलाइज करेगा, मेमोरी यूटिलाइज करेगा, डिस्क करेगा, नेटवर्क करेगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब यहाँ पे हम लोग 2 एट्रीब्यूट्स पे एनालाइज करते हैं, और वो 2 एट्रीब्यूट्स क्या है, पहला है परफॉर्मेंस, यानी कि कितना समय, कितना मेमोरी, कितना डिस्क, कितना नेटवर्क का एक्चुअली यूज होता है जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने क्या एल्गोरिदम यूज किया है, कौन से मशीन पे आप इसको रन करा रहे हो, कौन से कंपाइलर का आपने इस्तेमाल किया, ये सब चीजों का उस पर इफेक्ट होता है। जैसे एक एल्गोरिदम अगर आप लिखते हो और उस एल्गोरिदम को रन करने में अगर आपको मान लो 10 टाइम यूनिट्स का वक्त लगता है, लेकिन सेम एल्गोरिदम अगर आप दूसरे मशीन पे करते हो तो हो सकता है वहां पे 2 टाइम यूनिट्स लगे, और किसी तीसरे मशीन में करते हो तो वहां पे 100 टाइम यूनिट्स लगे। यानी इसका ये मतलब होगा कि वो मशीन की जो कैपेबिलिटीज है, वो मशीन की कैपेबिलिटीज भी कहीं ना कहीं आपके एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने 3 एल्गोरिदम से बनाया, और एक ही मशीन पे आपने तीनों एल्गोरिदम्स को रन किया, तीनों ने एक ही रिजल्ट दिया आपको, लेकिन एक एल्गोरिदम ने आपको 2 सेकंड में रिजल्ट दे दिया, एक ने 20 में दिया, एक ने 200 सेकंड में दिया। यानी वहां पे क्या डिपेंड कर रहा है, वहां पे मशीन का जो इंटरनल
परफॉर्मेंस है वो मैटर नहीं कर रहा, वहां पे एल्गोरिदम का जो इफेक्टिवनेस है और एल्गोरिदम का जो परफॉर्मेंस है दैट इज कमिंग इनटू द प्ले। यानी एक जो 2 सेकंड में कर रहा है दैट इज मच मोर ऑप्टिमाइज्ड, जो 200 में कर रहा है दैट इज अ नॉन ऑप्टिमाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। सवाल का जवाब सबने एक ही दिया, लेकिन कब दिया, कितनी जल्दी दिया, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्सिटी, कि यहाँ पे हम लोग रिसोर्स के रिक्वायरमेंट्स और एल्गोरिदम का जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग किस तरह से मैच करते हैं। कि अगर हम लोग कोई परफॉर्मेंस देखते हैं, जब प्रॉब्लम को हम लोग बड़ा करते हैं ना, तब हमारा कितना ज्यादा उसमें ये परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन होता है या परफॉर्मेंस क्या स्टैटिक रहता है, उसको हम लोग कहते हैं उसकी मतलब हमारा उसको हम लोग कहा जाता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो से फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोग्राम बनाते हो अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में और उस पे आपने 5-10 रिकॉर्ड के साथ काम किया जो आपने डेवलपमेंट के दौरान बनाया, आप 10 लोगों का डिटेल डाल देते हो, उसी पे काम करो, आप देख रहे हो सब कुछ बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, परफॉर्मेंस वगैरह सब बढ़िया से काम कर रही है। देन उसके बाद आप उसको डिप्लॉय कर देते हो सर्वर्स पे और वो काम करने लगता है। लेकिन वही सब काम जो पहले आराम से हो रहा था आपके सिस्टम पे, बहुत इजीली हो जा रहा था, अब आप देखते हो कि वहां पे जब 10 लोगों की जगह 10,000 या 1,00,000 लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि वो परफॉर्मेंस वहां पे वो नहीं आ रहा है। जो प्रॉब्लम्स आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे वो प्रॉब्लम्स वहां पे आ रहे हैं। यानी वहां पे चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है और वो चीजें वहां पे आपका परफॉर्मेंस हिट होने लगा है, आपका डेटाबेस कहीं ना कहीं चोक हो रहा है, आपका बैंडविड्थ वहां पे मतलब चोक हो रहा है। तो ये सब चीजों को आपने जो पहले अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जिनको फैक्टर इन नहीं किया था, वो कहीं ना कहीं वहां जाके आ रही है। तो हम लोग इसको कहते हैं ना कि स्केलिंग का फैक्टर होता है। स्केलिंग का फैक्टर क्या होता है कि एक एप्लीकेशन को जब आप बनाते हो, आपको ये बनाते वक्त ये नहीं देखना है कि उसमें लाख लोगों का डेटा डाल के आपको नहीं करना, आप वो बना रहे हो, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जब ये आगे जाके यूजर्स उसको यूज करेंगे तो कितने यूजर्स यूज करने वाले, तो आपको उसके हिसाब से चीजों को बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई एक यूजर के डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, बैकएंड में यूजर कोई डेटा अपलोड कर रहा है, उसको आप पीछे प्रोसेस कर रहे हो, फिर कुछ रिजल्ट दे रहे हो, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीछे का जो सीपीयू उन सबको मैनेज कर रहा है। अब क्या होता है कि सीपीयू की भी अपनी लिमिट्स हैं, सर्वर पे हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं लेकिन उनकी भी लिमिट्स होती है। अब आप देखते हो कि जब हजारों लोग वो काम करने लग रहे हैं तो आपका पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं जाके एक जगह पे बैठ जा रहा है। तो वहां पे हम लोग कई चीजों को हम लोग मैनेज करते हैं, कभी हार्डवेयर के टर्म्स में मैनेज करते हैं, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हम लोग लोड को बैलेंस करते हैं, हार्डवेयर लेवल पे हम लोग को काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर लेवल पे कई बार हम लोगों को थ्रेडिंग का यूज करना पड़ता है, मल्टी थ्रेडिंग जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पे कि हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, उन चीजों को बैच प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, डिलेड प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, पेजेस अगर लोड होने में टाइम लग रहा है तो लेजी लोड का यूज करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जब हम लोग स्केल के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये स्केल के बारे में आप जब प्रॉब्लम आएगी तब नहीं सोचना, ये प्रॉब्लम आपको तब मतलब अज्यूम करके चलना जब आप अपने एल्गोरिदम और प्रोग्राम के डिजाइन को बना रहे हो। जब आप अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बना रहे हो, आप उसी वक्त उस सोल्यूशन में उस प्रॉब्लम के ऊपर वो प्रॉब्लम का एज अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम आप वो स्केल को भी एज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम लेके चलोगे। मतलब आपको अगर 2 नंबर को ऐड करने का प्रॉब्लम मिला तो आपको ये भी सोचना है अगर ये 2 नंबर को ऐड एक साथ अगर करोड़ों लोग करने लगे एक साथ तब क्या होगा, तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है यहाँ पे कि जितना मैक्सिमम टाइम आपके किसी मशीन को लगता है किसी इनपुट को एग्जीक्यूट कराने में एक एल्गोरिथम में, दैट इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस जो कि आपका एल्गोरिथम यूज करता है बाय वर्च्यू ऑफ बेसिक प्रोसेसिंग जब वो काम करता है। और वहां पे जब वो रन करेगा तो मल्टीपल आपके एलिमेंट्स होंगे जो रन करेंगे, वेरिएबल्स होंगे, आपके लूप्स रन करेंगे, आपका डेटा एक जगह से दूसरे जगह कॉपी होगा। तो इन सब चीजों के लिए जो स्पेस की जरूरत होगी दैट वुड बी योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जब डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम लोगों को डिटर्मिनेशन करना पड़ता है तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, एक मॉडल का यूज किया गया है जो कि आपको
जो हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो पढ़ते हैं कंप्यूटर्स में, जो आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पढ़ा था, जो कि जॉन वॉन न्यूमन ने बताया था, तो उन्होंने एक रैंडम एक्सेस मॉडल या रैम मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन को डिवाइस किया था, जहाँ पे कि आपको ये स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या करना होता है, ये कुछ मतलब हमारे लिए गाइडलाइंस या कह लो, या थोड़ा सा हमारे लिए कुछ एलिमेंट्स है जो हम लोग एक तरह से चेक करते हैं। कैसे होता है कि कोई भी सिंपल ऑपरेशन अगर है, जैसे प्लस है, माइनस है, इक्वल टू है, जैसे अगर असाइनमेंट कर रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ऐसे अगर कॉल्स होते हैं तो उनको हम लोग वन स्टेप मानते हैं या वन टाइम यूनिट कह लो। देन लूप्स और सब रूटीन्स जो होते हैं, ये सिंपल ऑपरेशंस नहीं होते हैं और इनका डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ डेटा और कंटेंट्स के ऊपर वो रन करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन कैसे रन करेगा, वो फंक्शन के ऊपर आपका कितने लोगों का वहां पे इम्प्लीमेंट, मतलब कितने लूप, अगर लूप है तो लूप में कितने नंबर ऑफ आइटरेशंस हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं, कितने आपके स्टेटमेंट्स है जो रन कर रहे हैं। फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या रिकर्सिव फंक्शन है, क्या नॉन रिकर्सिव फंक्शन है, तो इन सब चीजों का हम लोग को वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। वहां पे आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि एक सब रूटीन और एक फंक्शन कॉल में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो अगर हमारे पास अगर एक एल्गोरिदम है, आप मान लो एक फंक्शन लिखते हो एवरेज फंक्शन, और उस एवरेज फंक्शन को अपने एल्गोरिदम में आप कॉल करते हो, मान लो आप स्टेप 2 स्टेप 3 आपने लिखा कि इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, इनपुट थर्ड नंबर, और उसके बाद आप लिख देते हो कॉल एवरेज फंक्शन, और फिर आप लिख देते हो कि डिस्प्ले द एवरेज एज अ रिजल्ट। तो अब वहां पे आपने लिख दिया एक फंक्शन की कॉल एवरेज फंक्शन। अब वो कॉल एवरेज फंक्शन आपके लिए एल्गोरिदम में एक स्टेप है, लेकिन क्या वो एक्चुअली एक ही स्टेप में वो काम कर रहा है? वो एक ही स्टेप में वो एक काम नहीं कर रहा, वो कई अंदर इंटरनली वो बहुत सारे स्टेप्स कर रहे हैं। तो वहां पे वो जो सब रूटीन्स या लूप्स को जब आप रन कराओगे तो वहां पे वो पहले से आप ये नहीं बता सकते कि वो कितना उसका नंबर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो वो जब आप बनाओगे तो उस समय आपको वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी देखनी पड़ेगी कि फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंटली कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स का टोटल कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है। देन उसका जो क्यूमुलेटिव वैल्यू होगा दैट विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दैट सब रूटीन या फंक्शन। मेमोरी एक्सेस एक स्टेप आप काउंट कर सकते हो। अगर आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो तो मेमोरी एक्सेस अगर कर रहे हो, मेमोरी से कुछ वैल्यू ले रहे हो या मेमोरी में कुछ वैल्यू डाल रहे हो, तो दैट वुड बी कंस्टिट्यूटिंग वन स्टेप, आप उसको मान के चल सकते हो। Complexity of algorithms using big O notation can be defined in the following way for a problem of size n. अगर कोई भी प्रॉब्लम है जिसका साइज n है तो उसका बिग O नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं? Constant time method is order of 1. The time required is constant independent of the input size. अगर constant time method का हम लोग यूज कर रहे हैं which is an order 1, इसका मतलब है कि आपका जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो इंडिपेंडेंट होगा इनपुट के साइज पे। यानी इनपुट अगर n है, इनपुट चाहे 1 हो चाहे n हो, आपका ऑर्डर जो होगा वहां पे हमेशा वो टाइम जो रिक्वायर्ड होगा इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। वहां पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इनटू योर एक्चुअल आउटपुट या उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। लीनियर टाइम मेथड जहां पे कि द टाइम रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट साइड, यानी जितना आप इनपुट्स बढ़ाओगे आपका टाइम उतना बढ़ता जाएगा। जितना आपने अगर 1 इनपुट डाला तो वो जितना समय लेगा, से फॉर एग्जांपल 1 टाइम, अगर n दिया तो n टाइम, यानी वो लीनियरली वो लीनियर प्रोग्रेशन में वो बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर टाइम मेथड, जहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ n हम लोग देखते हैं। एक और होता है विच इज अ क्वाड्रेटिक टाइम मेथड, जहाँ पे कि द टाइम रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज। इफ द इनपुट साइज डबल्स देन द टाइम रिक्वायर्ड विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। यानी अगर आपके पास एक 1 है तो आपका टाइम लग रहा है 1 स्क्वायर इज 1। अगर आपके पास 8 है तो 8 स्क्वायर इज 64, यानी 64, यानी वहां पे आपका क्वाड्रेटिक वे में वो बढ़ रहा है, वहां पे वो n स्क्वायर के टर्म्स में बढ़ रहा है। तो ये अलग अलग तरह के आपके, जब आप एल्गोरिदम्स को पढ़ोगे ना, जब आप एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम पढ़ोगे 3rd सेमेस्टर में, तब आप देखोगे कि इंडिपेंडेंटली एक एक जो एल्गोरिदम्स है, जैसे आपका सर्चिंग में लीनियर सर्च का अलग कॉम्प्लेक्सिटी का नोटेशन है। वो कोई आपका कांस्टेंट टाइम मेथड पे जाएगा, कोई लीनियर पे जाता है, कोई क्वाड्रेटिक पे रहता है। और ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है उनके इंटरनल वर्किंग पे, कि वो कैसे वर्क करता है, तो उसके हिसाब से उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपके पास जो मतलब मेजरली जो नोन तरह के एल्गोरिदम्स है, जैसे लीनियर सर्च, क्विक सॉर्ट, मतलब लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इस तरह के जो सर्चेज है, या फिर सॉर्टिंग में अगर आप ले लो क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, आपका और भी बहुत सारे सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इस तरह के जितने भी सॉर्ट्स हैं, इन सबको अगर आप ले लो तो ये नोन
इनका एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम्स पहले से डिफाइंड है, लोगों ने बना के रखे, तो उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी नोटेशंस है ना वो भी पहले से कैलकुलेटेड है। लेकिन आप अगर अपना कोई एल्गोरिदम लिखते हो, उसका इस तरह का कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन जब आप करते हो तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो वो आपको उसके लिए ये गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा कि उसका क्या होगा, और उसके बाद आप उसका चेक करोगे कि आपके अगर नंबर ऑफ इनपुट्स अगर बढ़ते हैं तो वो किस रेट में प्रोग्रेस करता है, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स कम होते हैं तो क्या होता है। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज फॉलोइंग एन स्क्वायर वाला ऑर्डर या एन वाला ऑर्डर या कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इनपुट यू हैव। तो वो आपका उस तरीके से कैलकुलेट होगा। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि एक सिंपल अगर स्टेटमेंट 1 से लेके k तक होता है तो उसका कितना टोटल टाइम लगेगा, अगर इफ एल्स का कंडीशन होता है तो क्या होगा, लूप्स के लिए कैसे होगा, कितना कैलकुलेट होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स छोटे छोटे से दिए हुए हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उनको एक बार गो थ्रू कर लो। बहुत सिंपल सा है कि अगर आप जैसे एक लूप को अगर लेते हो या इफ एल्स कंडीशंस को लेते हो, तो इफ एल्स कंडीशन को लेते हो तो यहाँ पे अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट 1 उसका कैसे कैलकुलेशंस होगा। तो इफ एल्स के केस में क्या होगा, आइदर वो इफ का रन करेगा या तो एल्स का रन करेगा। इफ के अंदर क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, हो सकता है वहां पे 10 स्टेटमेंट्स हो, एल्स के अंदर हो सकता है 4 स्टेटमेंट्स हो, तो वहां पे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कैसे होगा। तो आप जब अपना बनाओगे तो आप वैसे ही करोगे कि आप अगर इफ के अंदर 4 स्टेटमेंट लिख रहे हो, एल्स के अंदर अगर 10 लिख रहे हो, तो फिर कैसे होगा, तो वो कैलकुलेशन उस तरीके से उनकी बनेगी। लूप्स ऑब्वियसली आपका डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू कितना है, जितना आपका n का वैल्यू का उस हिसाब से होगा। अगर n 1 होगा तो वो एक ही बार में रन कर जाएगा, अगर n 100 होगा तो 100 बार वो लूप रन करेगा। तो इसके हिसाब से आप उसके टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक तरह का, जैसे मैं दिखा रहा था, बता रहा था आप लोगों को वो स्यूडो कोड के बारे में। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका एक स्यूडो कोड फॉर इंसर्शन सॉर्ट का दिया हुआ है। तो अगर आप इसको देखो तो ये एक तरह का एक जिस तरह से हम लोग कोड्स लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड्स लिखते हैं, ये उस तरीके के मतलब राइटिंग पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे जो राइटिंग पैटर्न होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह का होता है, लेकिन ये एक्चुअली किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं होता। ये आप किसी भी लैंग्वेज में जहां पे आप कंफर्टेबल हो, आप उस तरह के पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे लेकिन कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सिंटैक्स नहीं है जो आपको फॉलो करना ही पड़े, तो आपको वो चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। जबकि एल्गोरिदम जो होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। वहां पे आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और वो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में आप वो कोड्स को लिखते हो, और इंग्लिश लैंग्वेज में उन कोड्स को लिखा जाता है, स्टेप्स को लिखा जाता है, और फिर उनको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के कुछ एग्जांपल्स उन्हीं के दिए गए। ये जो मैं आपको उस समय बता रहा था कि हर प्रॉब्लम के आपके पास इधर बेस्ट केस भी हो सकता है, विच इज बेस्ड ऑन द इनपुट साइज और टाइम के हिसाब से, कि कितना इनपुट आप दोगे और उसको कितना टाइम लगेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आपका बेस्ट केस होता है जो कि सबसे कम समय में उसको कर दे। वर्स्ट केस होता है मतलब जितना सबसे ज्यादा समय आपको कितना लगेगा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। और एवरेज केस, इन दोनों का जो एवरेज होता है, दैट इज योर एवरेज केस। तो ये हमारे 3 तरह के केसेस होते हैं जो कि हम लोग वहां पे चेक करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी, या जिसको हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो कैसे किया जाता है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप डिफाइन कर रहे हो, तो आपको याद होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो जब आप डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हो तो डेटा टाइप्स में आपने देखा था कि हर एक डेटा टाइप का डिफरेंट साइजेस होता है। जो साइजेस होती है ना, वो साइजेस आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल में मेमोरी का कितना कॉस्ट होता है, या वो कितना मेमोरी लेगा। जैसे अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप कितना स्पेस लेता है, कोई बता सकते हो? कैरेक्टर सर 1 लेता है, इंटीजर 2 लेता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि 10 कैरेक्टर का है, तो कितना ले लेगा वो साइज टोटल? 10 बाइट, 10 बाइट्स एग्जैक्टली। तो आप इस तरह से वो कैलकुलेट करोगे। अगर मान लो आपके पास इंटीजर है, इंटीजर आपका जितना भी लेगा, वो अगर आप वेरिएबल्स लेते हो, जितने वेरिएबल्स आपने इंटीजर के डिफाइन किया, आप उसका टोटल लोगे। देन वहां पे आपको चीजों को और ध्यान रखना पड़ता है। क्या रखोगे कि आप वहां पे स्टोर कर रहे हो तो किसी एक इंटरमीडिएट वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हो। जैसे अगर आपने ए बी को रखा, उसको सम करके एक तीसरे वेरिएबल सम में स्टोर किया, तो यानी इंटीजर का जो भी साइज होगा बेस्ड ऑन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, उसका मतलब आपको 3 वेरिएबल्स के लिए उतनी जगह चाहिए।
प्लस आपका जो और भी वेरिएबल्स, मान लो आपने लूप का यूज किया है, कहीं पे कार का यूज किया है, उन सब चीजों, कहीं पे आपने स्ट्रिंग प्रिंट कराया, तो वो सब चीजें, वो स्ट्रिंग प्रिंट भी कराया, तो वो एक कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं इनपुट तो रखेगा, कहीं ना कहीं तो रखेगा, वो मेमोरी में कहीं तो रखेगा, तभी तो जाके वो प्रिंट होगा, वो डायरेक्टली आपको कोड से तो प्रिंट नहीं हो सकता। तो उन सब चीजों को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, और जब आप वो कैलकुलेट करते हो तब आपको पता चलता है कि इस पूरे प्रोग्राम में आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि वो जो कैलकुलेशंस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे बाइनरी सर्च का दिया गया है, एक वो ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला आपने पढ़ा होगा शायद MCS 12 में, वो ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला जो लॉजिक है, उनका सब यहाँ पे कुछ अलग अलग आपके डिफरेंट केसेस के अगेंस्ट में उनका कैलकुलेशंस यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से उनका क्या मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज उनकी कैसे किए गए हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए जिनको कि आप यहाँ पे अगर रेफर करना चाहते हो तो वो आप रेफर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट हाँ, ये आपके लिए बिल्कुल ये बेस है, मतलब बेसिक है यहाँ पे इस सेमेस्टर में, लेकिन इसका अगले सेमेस्टर में सिर्फ ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर को अभी देखा, इसी चैप्टर को पूरा का पूरा एक मतलब पेपर है आपका, विच इज MCS 31, जहाँ पे कि और डिटेल में ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब जो O log n ON, ये सब जो कैलकुलेशंस किए गए हैं, बहुत मतलब ओवरव्यू में हम लोगों को खाली यहाँ पे इनको जानना है कि आपका मतलब ये लीनियर बाइनरी सर्च का कितना होता है, कौन सा होता है, तो O log n है, फिर आपका मर्ज सॉर्ट का क्या है, तो ON log n है, तो ये सब कैलकुलेटेड है यहाँ पे। तो ये सब पहले से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन यही चीज आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको वो मतलब उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है, पूरे एक चैप्टर में उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से वहाँ पे कैलकुलेशंस होती हैं, कौन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से वो काम होता है, तो वो सब हम लोग को डिटेल में वहाँ पे देखना है। इस सेमेस्टर में हम लोगों को ये एल्गोरिथम्स और उनके एनालिसिस में यूजुअली टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिक्स को देखना था, एंड देन मोस्ट हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर डेटा स्ट्रक्चर्स, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। ओके, कोई सवाल किसी का, और should I move on to the second chapter which is arrays? सर क्वेश्चन है, बताएं सर। हम लोग ये जो एसिम्प्टोमेटिक एनालिसिस ये क्यों करते हैं? देखो, जब ये एसिम्प्टोटिक बाउंड्स होते हैं या कैलकुलेशंस होती है ना, तुम्हें जब एल्गोरिथम्स हम बनाते हैं तो ये एल्गोरिथम्स का अपना एक ना स्टैटिस्टिकल इसका एक इम्प्लीकेशन होता है इनटू देयर परफॉर्मेंस। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं जाके, जो कॉम्प्लेक्सिटी अभी की बात नहीं की मैंने, कि तुम्हारा जो उसका परफॉर्मेंस होगा वो स्केल के साथ कैसे चेंज होगा। अभी बहुत कॉमन सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं ना, जो डेली का वो न्यूज में आता है ना, और साइंटिस्ट लोग आके बताते नहीं रहता है कि इतने तारीख को कोरोना का केस घट जाएगा, इतने तारीख को सेकंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा, बढ़ेगा। तो वो लोग कैसे कर रहे हैं? वो लोग भी तो किसी तरह का कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के ही कर रहे हैं। तो वो लोगों के लिए क्या है ना, वो लोगों के लिए वो जो डेटा है, वो डेटा क्या है, वो मेरे तुम्हारे जैसे आदमी का डेटा है, यानी कि कितना आदमी पॉजिटिव हुआ, कितना आदमी रिकवर हुआ, कितना आदमी अभी मतलब डेड किया, वो सब वो उनके लिए डेटा है, और वो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो यानी उनके पास भी अगर तुम वो अगर कहीं फॉलो करते होगे ना, तो इनको अगर देखोगे, ये जो इनका प्रेडिक्शंस होता है ना, ये प्रेडिक्शंस का भी मतलब बाउंड्स होता है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये जो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस जो हम बता रहे थे ना, कि ये जो कैलकुलेशंस होता है, यही तुम्हारा ये एसिम्प्टोटिक बाउंड्स है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये बाउंड्स निकलते हैं, जहाँ पे वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस। तो तुम्हारे केस में वो क्या होता है, तुम्हारे केस में वो हो जाता है कि डिपेंडिंग ऑन की इनपुट्स कितना होगा, डिपेंडिंग ऑन की तुम्हारी मशीन, जो अगर हम लोग एक मशीन को एक कांस्टेंट मान लें कि देखो यार, कंप्यूटेशन में क्या होता है कि कंप्यूटेशन में जब तुम्हारा ये जो परफॉर्मेंस होता है ना, ये सबसे बड़ी चीज जो उसमें होती है वो तो मशीन के पावर पे भी होता है। कि अगर एक 10 साल पुराना एक पीसी लेके आओगे और एक आज मतलब एक लेटेस्ट पीसी लेके आओगे, सर मेरा क्वेश्चन यही था कि ये मशीन पे डिपेंडेंट है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम जो एनालिसिस किए हैं उस पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये इस मशीन पे किया गया है? नहीं, वो मशीन पे हम लोग नहीं करते, हम लोग उसको मशीन इंडिपेंडेंट करते हैं। हम लोग ये ना कैलकुलेशन, इसीलिए ये मैथमेटिकली है, इसीलिए वो मैथमेटिकली, और तुम्हारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों के लिए ना, वो जो इनिशियल तुमको वो दिखाया था ना कि एक एक स्टेप को 1 यूनिट माना जाता है, कि अगर तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर रहे हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज 1 टाइम यूनिट।
अगर तुम लूप्स लगा रहे हो तो लूप्स के अंदर कितने होंगे वो तुमको कैलकुलेट करना होगा। तो वो धीरे धीरे तुमको वो कैलकुलेट करना होगा, और वो कैलकुलेट करके तब जाके तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तुमने कितने वेरिएबल्स लिए, वो कितना वेरिएबल्स का साइज होगा वो डिपेंड करेगा। अब देखो सिस्टम में एक जो तुम्हारा टास्क परफॉर्म किया जाए, दैट वन इट इज कॉल्ड 1T, वो वन टाइम यूनिट हो रहा है। तुम्हारा सिस्टम हो सकता है बहुत फास्ट होगा, वो दैट टाइम यूनिट कुड बी 1 मतलब नैनो सेकेंड या 0.001 नैनो सेकेंड, लेकिन मेरे लिए हो सकता है कि दैट 1T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी तुम्हारे में हो सकता है 1 सेकेंड में पूरा काम खत्म हो गया, मेरे में 10 सेकेंड लग रहा है। तो वहां पे वो डिपेंड करता है, लेकिन दैट डजंट कम इनटू द वे ऑफ इस एनालिसिस का। ये तुमको सिर्फ बता दे रहा है कि भैया यहाँ पे इतने नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी है, ये स्पेस और ये इतना स्पेस लगने वाला है। स्पेस तो खैर तुम कुछ कर नहीं सकते, स्पेस तो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, वो तो तुम्हारा लगेगा ही लगेगा। मतलब तुम अगर 10 KB का या 20 KB का अगर स्पेस अगर असाइन कर रहे हो तो दैट वुड टेक उतना स्पेस। लेकिन वहां पे हाँ होगा कि स्केल के साथ जब तुम्हारा प्रोग्राम रन कर रहा है एंड इट इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मल्टीपल यूजर्स, वहां पे हजारों लाखों करोड़ों यूजर्स। बाय द वे तुमने कभी वो वाला साइट देखा है, वो covid19india.org वाला साइट देखा है क्या कभी, जिसपे सारा वो डेली का दिखता रहता है? कभी देखा उसको? नो सर। एक साइट है covid19india.org, वो ना एक मतलब क्राउड फंडेड एक क्राउड सोर्स्ड डेटा के ऊपर एक बना हुआ एक एनालिसिस। आई जस्ट शो यू क्विकली वहाँ पे कि इस तरह का ये दिखता है हमारा। ये पूरे इंडिया का ना डेटा ये लोग कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे व्हाई आई एम शोइंग दिस इज, मैं तुमको इसको अभी टाई अप करके बताऊंगा तुम्हारे सवाल के साथ। यहाँ पे देखो ये जो डेटा आता है ना, इट इज एवरी डेज मतलब कोविड का डेटा, जो कि एनालिसिस के साथ ये लोग बताते हैं कि डेली का कितना हमारे पास केस लोड है हर स्टेट में। नाउ दिस इज वन ऑफ द विजुअलाइजेशंस जो अभी का केस लोड के ऊपर है, यानी करोड़ों लोगों को तो भैया हो गया। ये चीज के ऊपर अब ये लोग एनालिसिस करके यहाँ पे इतना दिखाते हैं कि डेली का कितना आया, कितने गए, मतलब कितने लोगों का मतलब रिकवरी हो गया, कितने लोग नए आए, कितना एक्टिव केसेस है, कितने लोगों की डेथ हो गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना। बट ये जब पहली बार स्टार्ट हुआ था ना पिछले साल मार्च अप्रैल में, तब इनके पास एक एनालिसिस और था विच वॉज कि वो मतलब मुझे तुमसे हुआ, तुम्हें किसी और से हुआ, तुम उसको किससे हुआ, फिर मुझसे मेरी फैमिली के 4 लोगों को हुआ या क्या। तो वो पूरा जो ट्री है ना वो भी वो बनाते थे, एंड दैट वाज आल्सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हाँ मतलब फर्स्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, क्या बोल रहे हो सर? वो एक डेटा जो मतलब डेटा के बेसिस पे कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो जाता है, और जो डेटा वो इन्फ्रेंशियल होता है, तुम्हारा इन्फ्रेंशियल होता है वहां पे। लेकिन मैं बोल रहा था कि द टॉपिक ऑफ दैट मशीन डिपेंडेंस या मशीन की परफॉर्मेंस, इनिशियली व्हेन इंडिया हैड अबाउट अ फ्यू थाउजेंड या मे बी 10-20,000 ना, तो इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशंस थे विच एक्चुअली शोड यू कि इन्फेक्शंस जो है वो कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं, और फर्स्ट इंडिया का पेशेंट 0 कौन था, उससे कहाँ बढ़ा, कैसे कैसे डिफरेंट स्टेट्स में बढ़ा। वी कुड इवन सी द विजुअलाइजेशन अक्रॉस द एंटायर कंट्री कि किसको किससे हुआ। लेकिन आज के डेट में जब वो करोड़ों लोग हो गए ना, वन ऑफ द थिंग इज कि डेटा भी अवेलेबल नहीं है, दूसरा है कि उतने डेटा को चर्न आउट करके ना वो एनालिसिस करना इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। उसके लिए जितनी कंप्यूटेशन पावर की जरूरत है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग जो ये एल्गोरिथम्स को निकालते हैं ना, बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट मशीन यू यूजिंग। यहाँ पे जो टाइम यूनिट्स या कैलकुलेशंस किए जाते हैं ना, दोस टाइम यूनिट्स आर वेरी जेनेरिक टाइम यूनिट्स एंड दे आर नॉट स्पेसिफिक टू सम कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कैलकुलेशंस होती है। इसलिए ऑलवेज तुम देखोगे वो n-t इसी में कैलकुलेट होता है, यानी कि किसी भी करोगे उसका अपना जो भी whatever that time unit could be, it could be a microsecond, it could be a fraction of nanosecond, whatever it could be, तो वो वहां पे उस तरीके से वर्कआउट करता है। सर एक सेकंड क्वेश्चन था, सपोज मेरे पास 2 प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब मैंने एक प्रॉब्लम के लिए 2 प्रोग्राम एल्गोरिथम डिजाइन किया, ठीक है। एक एल्गोरिथम में मेरा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड किया गया, एक में मेरा सपोज ले रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 यूनिट और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 3 यूनिट, तो टोटल 5 यूनिट हो गया। सेकंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को तुम जोड़ नहीं सकते ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2,
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज 3, विच मीन्स कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2t, वो तो 2 टाइम यूनिट्स लगेगा तुम्हारे प्रोग्राम को रन करने में, वक्त लगेगा 2 टाइम यूनिट्स का। और जो तुमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाला विच इज अ 3, वो 3 जो है वो दैट 3 इज योर स्पेस। अगर वो इंटीजर के ऊपर तुम काम कर रहे हो तो जो तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर वो इंटीजर को कहता है कि 2 बाइट का है तो 3 का मतलब कितना हो गया? 3 का मतलब हो गया 3 into 2 6। अगर वो एक इंटीजर इज 4 बाइट्स तो 3 into 4 12 हो जाएगा वो। अगर तीसरे प्रोग्रामिंग में ले जाते हो जहाँ पे इंटीजर इज 1 बाइट तो 3 into 1 is 3, तो वैसे कर। ओके सर, ओके। मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज अगर एनालिसिस से मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि नहीं कि मेरा कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा इफिशिएंट होगा, ये डिसाइड कर सकता हूँ कि नहीं? इफिशिएंट करने में हाँ तुम ये कर सकते हो कि 2-3 एल्गोरिथम्स तुमने बना लिए एक ही प्रॉब्लम के, उनका तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंडिविजुअली तीनों का निकाल लो एंड देन कंपेयर इट। तो वो तीनों का अगर ऐसा केस आता है कि वो तीनों का टाइम एंड स्पेस ऐड करने के बाद अगर टाइम डिफरेंट है और स्पेस भी डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं दोनों को ऐड करके बताता हूँ, मैं तो डिसाइड कैसे करूंगा? मैं मतलब अपना दोनों को ऐड तो नहीं कर सकते यार, क्योंकि देखो फिर मैं बताऊंगा कैसे कि अगर सपोज मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब में 2 2 2 है, सबका सेम है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, तो उसके किसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे डिसाइड करूंगा। वो तो इजी है ना। अगर तुम कह रहे हो कि अगर तीनों एल्गोरिथम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट, सबका सेम है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, ठीक है, तो अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, एक का अगर 3 है, एक का 5 है, एक का 8 है, तो ऑब्वियसली तुम कौन सा चूज करोगे? जो 3 है वो चूज करोगे ना, बिकॉज इट इज कंज्यूमिंग स्पेस। लेकिन हाँ, और मेरा वही क्वेश्चन था, अगर ऐसा होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगा, और किसी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लो है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाई है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ऐसा करके कि सेम आ जा रहा, मतलब मीन्स अगर मैं ऐड करता हूँ, अगर एक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 यूनिट था और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा 3 यूनिट आया, तो ऐड करने से वो 5 यूनिट हो जा रहा है। और सेकंड वाले एल्गोरिदम में ये हो रहा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 है, तो यहाँ पे भी ऐड करने से 5 हो रहा है। तो मैं किसको बोलूंगा कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंट? उसका जेनेरिक नहीं कर सकते, मतलब तुम अगर दोनों का ऐड कर दोगे तो देन यू वोंट बी एबल टू एनालाइज। अगर तुम उसको दोनों को अलग अलग लो, तो से फॉर एग्जांपल इफ वन टेक्स 2 टाइम यूनिट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन उसका स्पेस हायर है, दूसरे का स्पेस कम है, टाइम ज्यादा है, यही बोल रहे हो ना? यस सर। उस केस में ना, वो जो तुमको मैंने पहले बताया था, देन इट डिपेंड्स ऑन योर, मतलब वो तो ट्रेड ऑफ है ना, कि एक ट्रेड ऑफ है कि तुम्हारा समय ज्यादा लग रहा है, स्पेस मतलब कम लग रहा है दूसरे में, तो दैट इज अप टू यू टू डिसाइड कि तुम्हारे एक्चुअल सिनेरियो में क्या है। इफ यू हैव अ प्लेस वेयर इन अ मशीन, अगर तुम्हारे पास एक मशीन में इफ यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस रैम, तो वहां पे ऑब्वियसली तुम उस पे जाओगे जिसपे तुमको स्पेस ज्यादा लग रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ एग्जैक्टली, तो वैसे चूज किया जाता। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन? ओके, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एरेज के बारे में। आई होप कि एरेज का आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत, फर्स्ट सेम में शायद मैंने ही क्लास लिया था आप लोगों का लास्ट टाइम भी सी का, तो आई होप कि थोड़ा बहुत याद होगा। एनीवन, कोई भी अगर थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहोगे? Array is a collection of similar types of objects. Array is a collection of similar types of data. Similar types of data मतलब अगर इंटीजर है तो सब सारा इंटीजर होगा उसमें, अगर फ्लोट है तो सारा फ्लोट होगा। मतलब सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन। और कोई इसका प्रॉपर्टी? Array is linear data type. हाँ, लीनियर डेटा टाइप है एंड इट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ये कंटिन्यूअसली स्टोर होता है मेमोरी में। दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। कंटिन्यूअसली स्टोर होने का मतलब है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट अ मेमोरी फ्रॉम अ विजुअल स्टैंड पॉइंट, तो वो मतलब एक साथ लगातार स्टोर होता है, वो अलग अलग मतलब बिखरा हुआ नहीं हो सकता है। जबकि जो नेक्स्ट डेटा टाइप हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्लास में, जिसको हम लोग लिस्ट कहते हैं, जहाँ पे लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे इसी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन जो एरे में होता है। एरे में हमारे पास अच्छी बात ये है कि एरे में आप मतलब एक साथ बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो सिमिलर टाइप का, बट इसकी अपनी लिमिटेशंस ये है कि आपको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो नहीं, बट हम लोग कह सकते हैं कि इसकी अपनी साइज होती है, विच इज सॉर्ट ऑफ मतलब फिक्स पहले से, कि आपको बताना पड़ता है कि कितना साइज का एरे चाहिए, और वो रन टाइम पे आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो
बट उसको रीसाइज करना पॉसिबल तो है कहीं ना कहीं, ये नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है, बट दैट इज नॉट मतलब इट्स का डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है। दूसरी चीज ये कि इसमें जो भी डेटा रहेगा दैट शुड ऑलवेज स्टे टुगेदर, एक साथ रहना चाहिए मेमोरी में। अब वहीं इसकी प्रॉब्लम है कि अगर आप 100 नंबर्स का एक एरे बनाते हो आपके मेमोरी में, अगर से हमारे पास अगर मैं इसको एक छोटे से, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ है कि नहीं जैसे मैं ये दिखा सकूं आपको, मे बी दिस वुड बी अ गुड सॉर्ट ऑफ एग्जांपल। हाँ, मान लो ये मेरा मेमोरी है, ठीक है, दिस ग्रिड जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नाउ इफ आई वांट टू स्टोर सम डेटा, अब यहाँ पे मान लो मेरे पास ये डेटा मुझे यहाँ पे 7-8 साइज का, तो मेरे को ये सब कुछ ही ना 8 तक स्टोर करना है। नाउ लेट्स से आई हैव टू स्टोर 40 डेटा, तो मेरा ये मेमोरी में ये जो ऊपर का ये जो दिख रहा है ये मेरा मेमोरी है पूरा, इसमें से ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय माय एरे। अब एरे का जो ये प्रॉपर्टी है ना कि सब एक साथ रहने चाहिए। अब मान लो अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती, लेट्स फॉर 1 सेकेंड थिंक कि एरे में हम प्रोग्राम के चलते चलते भी और डेटा डाल सकते हैं, एरे के साइज को बढ़ा सकते हैं। अब उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, मान लो अगर मैंने इतना दूर तक डेटा को शुरुआत में बता दिया कि मेरे 40 बाइट का डेटा मुझे चाहिए, यहां तक भर गया, प्रोग्राम मेरा चालू हो गया। अब 41वां जो ये बॉक्स है ना, दिस वन, यहाँ पे अब क्या होगा कि हो सकता है कोई और डेटा आके घुस गया हो, कोई वेरिएबल आ गया, कुछ भी आ गया वहां पे। अब क्या होगा कि अब मुझे 10 डेटा और चाहिए इस एरे में। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि 10 डेटा के लिए मेरे पास जगह तो है मेमोरी में, लेकिन एक साथ नहीं है, क्योंकि अगला मुझे अगर 10 चाहिए तो मुझे यहाँ पे चाहिए ऐसा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इस जगह पे बीच में कहीं ना कुछ और डेटा घुस गया, क्योंकि मैंने वो पहले डिसाइड नहीं किया था कि मुझे चाहिए। तो अब वहां पे वो कंटिन्यूअसली वो स्टोर करने वाला जिसका लफड़ा है ना, वो प्रॉब्लम करता है, तो वहां पे वो आने नहीं देता। तो इसकी वजह से, और इसको सर्च करना इज ऑलवेज लीनियरली वो सर्च करना पड़ता है, या इंडेक्स के साथ सर्च करना पड़ता है, मतलब वो थोड़ा सा मतलब अनऑप्टिमाइज्ड है। और दूसरा होता है कि मतलब अनऑप्टिमाइज्ड तो नहीं कहूंगा, बट इट हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, लेट्स जस्ट पुट लाइक दैट। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज दिस, मतलब एलोकेशन ऑफ मेमोरी, वो एक साथ चाहिए उसको। अब ये प्रॉब्लम अगर एलोकेशन ऑफ मेमोरी एक साथ नहीं करेंगे तो फिर इसका जो बेसिक बिहेवियर है विच इज वो इंडेक्स रेफरेंसिंग वाला, वो काम नहीं करेगा। तो फिर इसका सारा मतलब प्रॉब्लम है उसके साथ। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वाला जो डेटा टाइप पढ़ेंगे ना, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे विच वुड बी लिंक लिस्ट, वो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी वहां पे जितना चाहिए उतना बना लो, जगह नहीं है जहां जगह मिली वहां बना दो, और सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दो। अब वो जोड़ जोड़ के वो काम करता है वो। और वो कॉन्सेप्ट जो है ना, दैट कॉन्सेप्ट व्हाइल आई वाज स्टडीइंग लिंक लिस्ट, आई थॉट कि ये मतलब कितना यूजफुल हो सकता है, मतलब टू स्टडी इट एकेडमिकली। हमको लगता है कि ये हो सकता है कि हाँ ठीक है भैया, चलो बनता है, लिंक लिस्ट बनता है। बट नाउ एज आई एम वर्किंग ऑन मतलब मैं जिस फील्ड से आता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं जिस फील्ड से आता हूँ ना, नाउ आई एम सीइंग दैट कि इस तरह के बेसिक डेटा टाइप्स का ना अब मेजर यूज है। और इस लिंक लिस्ट का जो मेजर यूज है ना, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो आज के टाइम्स में एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है जिसमें इसको यूज किया गया है, इस कॉन्सेप्ट को, दैट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है ना, आप उसके कॉन्सेप्ट को अगर समझोगे तो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो बेस में बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना मतलब मैसिव है। तो वो हम लोग को डेटा टाइप्स को उस तरह से यूज किया गया जहां पे कि आपके पास एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ आप डेटा स्टोर कर सकते हो। और उस डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आज के पास हम इन्फिनिट डेटा कह भी सकते हैं, बिकॉज हमारे पास उतना डेटा स्पेसेस अवेलेबल है कर्टसी क्लाउड। लेकिन जब हम लोग इस लेवल पे आते हैं ऑन एरेज एंड लिंक लिस्ट, दिस इज मोर और लेस रिलेटेड टू आपका लोकल मशीन। और लोकल मशीन में भी रैम में कंटिन्यूअसली स्टोर करना है, एरेज है। एरेज का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जैसा कि विकास ने भी बताया और उन्होंने भी बताया कि आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को सेम डेटा टाइप का रख सकते हो। बहुत आसान सा तरीका है, आपको बनाने के लिए सिर्फ लिखना पड़ता है डेटा टाइप का नाम, अगर आप सी में कर रहे हो, और उसके बाद आपके एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कितना साइज है,
और वो साइज के हिसाब से आपको अगर इनिशियलाइज करना है तो कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यूज को डाल दो। अगर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो बस कॉमा सेपरेटेड, अगर कैरेक्टर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं या स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, व्हाटएवर योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स, वो आपको डालना पड़ता है। एंड अगर ये इंट है तो इसका साइज कैसा होता है, तो अगर इंट का साइज अगर 2 बाइट्स है तो अगर 4 साइज का अरे है तो 4 × 2 8 बाइट्स, बस उसी तरीके से काम करता है। डिफाइन करना कैसे होता है, मतलब कई तरीके से कर सकते हो। इधर आप पहले ही साइज बता दो और यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डाल दो, ये बन गया। दूसरा होता है साइज मत बताओ, लेकिन उसी समय डिक्लेरेशन के वक्त में वैल्यूज इनिशियलाइज कर दो, तो जितना वैल्यूज आपने इनिशियलाइज किया होता उतना साइज का ये बन जाएगा, जो कि इसमें भी हम लोगों ने वही देखा है, बट यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप का है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इनको बना सकते हैं। जब हम लोग स्ट्रिंग्स की बात करते हैं ना, स्ट्रिंग्स मींस कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन। अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो HELLO, तो HELLO आपके 5 कैरेक्टर्स हैं। 5 कैरेक्टर्स इंडिविजुअली सिंगल एक कैरेक्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ द आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कैरेक्टर को एज अ डेटा टाइप मानते हैं, स्ट्रिंग को एज अ डेटा टाइप नहीं मानते। स्ट्रिंग इज आइदर एरे ऑफ कैरेक्टर्स, जैसा कि C में होता है, या अगर आप हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाओगे जैसे C# या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, या मे बी PHP पे तो खैर डेटा टाइप का ही कॉन्सेप्ट नहीं होता वहां पे वैसा। अगर आप C# जावा जो कि मतलब इंडस्ट्री में मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स पे, तो अगर आप उनको देखो, उनमें क्या होता है कि स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, लेकिन वो डेटा टाइप डेवलपर के लिए या यूजर के लिए डेटा टाइप है। बट इंटरनली जब आप उस लैंग्वेज के बेस पे जाते हो तो दैट इज नॉट अ डेटा टाइप। वो क्या होता है, वो क्लासेस होते हैं। और उन्होंने क्या किया है कि कैरेक्टर्स के एरेज को लेके, लिस्ट्स को लेके उन्होंने एक मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना दिया आपके लिए, जो कि आपको हेल्प करता है उस स्ट्रिंग को एज अ डेटा टाइप यूज करने में। बट इंटरनली इट इज नॉट अ स्ट्रिंग बट इट इज अ क्लास। तो वो एक डिफरेंस होता है जो आप लोग मतलब क्लास का कॉन्सेप्ट शायद आप लोग इस सेमेस्टर में कहीं पे जावा पढ़ोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास तब आप समझोगे। बट यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स के एरे को जब देखते हैं तो हम उसे कहते हैं स्ट्रिंग। और यूजुअली यहाँ पे जब आपके पास एक स्ट्रिंग बनता है तो यहाँ पे आपके पास ये आपको एक /n दिख रहा है। जो /n है वो /n आपके न्यू लाइन के लिए होता है, यूजुअली वो न्यू लाइन या नल कैरेक्टर के लिए होता है। और एक होता है विच इज दिस /0। /0 जो होता है ना, ये आपका एंड ऑफ लाइन जिसको हम लोग कहते हैं, या एंड मतलब एक सॉर्ट ऑफ मतलब कहीं पे भी अगर हमें ये पता करना है, मान लो अगर आपने एक एरे बनाया है, एरे आपने बनाया 100 साइज का, लेकिन आपका जो स्ट्रिंग उसके अंदर डाला हुआ है वो 10 कैरेक्टर का ही है, तो जब आप उसको रीड करोगे स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करके C में, तो वो सिर्फ आपको 10 कैरेक्टर ही रीड करके देगा, वो 100 कैरेक्टर्स तक पहुंचेगा भी। वाई? बिकॉज जब आपने इनपुट किया था उसको, तो आपने जब इनपुट किया था, जैसे आपने इनपुट को 10 के बाद स्टॉप किया तो ऑटोमेटिकली उसने 11वें नंबर पे, 11वें इंडेक्स पे उसने वो एंड वाला जो /0 है ना, वो वाला उसने डाल दिया अपने से। तो यहाँ पे मतलब /0 जब हम डाल देते हैं ना, तो इट मींस कि एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग, मतलब वो स्ट्रिंग का एंड वहां पे आ जाता है, विच इज हम लोग उसको नल कहते हैं। तो वो नल कैरेक्टर जो होता है, वो नल कैरेक्टर जब हम डाल देते हैं तो वहां पे जब आपका स्ट्रिंग फंक्शन उसको रीड करने लगता है, तो जहां देखता है कि वो नल कैरेक्टर आ जाता है तो वो वहां से वो रीड करना वो बंद कर देता है, तो वहां पे वो स्टॉप कर जाता है। तो ये आपका एक कैरेक्टर एरे का इम्प्लीमेंटेशन होता है। एरेज का हमारे पास एक और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एरेज को आप मल्टी डायमेंशनल बना सकते हो। मल्टी डिमेंशनल का मतलब है कि जहां पे आप रोज एंड कॉलम्स का यूज कर सकते हो अगर 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल अगर है तो फिर आपके पास रो होगा, कॉलम होगा और फिर उसका डेप्थ भी होगा, मतलब आप उसको एक क्यूब की तरह सोच सकते हो। इसी तरह से हम लोग जब भी एरेज को कहते हैं, एरेज कैन बी सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है, 4 डायमेंशनल हो सकता है। हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। व्हेन वी से मल्टी डायमेंशनल, इट मींस इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस। लॉजिकली वो होगा, हाँ विजिबली हम लोग उसको परसीव नहीं कर सकते, विजुअली परसीव नहीं कर पाएंगे कि वो कैसा होगा,
बट हम लोग 3 डायमेंशनल तक मतलब विजुअली परसीव कर लेते हैं कि वो एक क्यूब की तरह दिखेगा। और जैसे हम लोग के पास रूबिक्स क्यूब होता है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एन एरे, जहाँ पे कि आपके पास वो 3x3 का अगर आप रूबिक्स क्यूब लेते हो तो आप अगर एक फेस देखोगे तो इट हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, बट फिर अगर आप उसको पीछे की तरफ देखोगे तो उसमें ऐसे ही 3 स्टैक्स होते हैं एंड एवरी फेस हैज दैट। तो वो नंबर ऑफ कितने वैल्यूज उसके अंदर, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वहां पे, तो दैट इज द सॉर्ट ऑफ मतलब कंटेंट जो उस एरे के अंदर डाल सकते हो आप। तो वो एक आपका मतलब एरे का विजुअल परसेप्शन है। लेकिन फिर 4 डायमेंशन हो जाता है तो फिर सोचने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप उसको विजुअली परसीव नहीं कर पाते हो कि 4 डायमेंशन में वो कैसा दिखेगा। बट लॉजिकली अ 4 डायमेंशनल एरे इज आल्सो पॉसिबल। एक्चुअली वो क्या होता है, वो आपका इंडेक्सेस ही तो है। जब आप इंडेक्सेस बनाते हो तो इंडेक्सेस में आपके पास क्या होता है, रो के लिए हम लोग एक इंडेक्स ले लेते हैं आई, कॉलम के लिए लेते हैं जे। जब आपको वही 3 डायमेंशनल बनाना हो तो आई जे के ले लिया, एक और डायमेंशन ऐड करना आई जे के एल ले लिया। यही होगा कि आप उसको कॉपी पे विजुअली रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे या दिखा नहीं पाओगे। बट क्या वो मेमोरी पे उसका कोई फर्क पड़ता है? क्या मेमोरी पे ना तो 3 डायमेंशनल में वो मेमोरी में क्यूब की तरह घुस रहा है और ना ही वो आपके 2 डायमेंशनल में वो बॉक्स की तरह घुस रहा है। वो जब भी जाता है वो एक साथ कंटिन्यूअसली घुस रहा है। आप उसको उन इंडेक्सेस के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनको पहचानते हो और उसके थ्रू करता है। अब चाहे 4 इंडेक्सेस हो चाहे 5 इंडेक्सेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन इफ इट्स अ 6 डायमेंशनल, आपको बस वो इंडेक्सेस के लॉजिक को उस तरह से इंप्लीमेंट करना होगा। इट वुड बी कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली, लेकिन वहां पे आपका वो कॉम्प्लेक्सिटी को आपको सिर्फ दिमाग में समझना है, विजुअली रिप्रेजेंट करना आई बिलीव वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन that's how it is. But element can have any number, an array can have multi-dimensionals. Yep. Excuse me, sir. Yes. Yes, please. पेज नंबर 25 सर, नीचे में एक सिंटेक्स दिया हुआ है, मतलब एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हाँ। पेज नंबर 25 हाँ। सेकंड लाइन नीचे से सेकंड लाइन एस्टेरिस्क बेस टाइप। सर उसको प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट हो रहा है। देखिए बेस, ओके, यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज सेइंग कि यहाँ पे हम लोग क्या कर, अच्छा ये एक्चुअली क्या है कि ये इसने ना इसको पॉइंटर्स के थ्रू यूज किया है। तो पॉइंटर्स के थ्रू जब किया जाता है तो पॉइंटर्स के थ्रू जब हम करते हैं तो हम उसको यहाँ पे इस एस्टेरिस्क का यूज करते हैं। तो आपने सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स का यूज किया है पहले कभी? यस सर। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग पॉइंटर्स का यूज करते हैं तो वहां पे आपको याद होगा एक हम लोगों ने एक कीवर्ड यूज किया था टाइप ऑफ। तो वो टाइप ऑफ कीवर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वही ये बता रहा है, ये क्योंकि एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि एनी 2 डायमेंशनल एरे इज इक्विवेलेंट टू द टाइप ऑफ फर्स्ट आपका जो एरे है, जो एरे का जो टाइप है, बेस टाइप है, और प्लस आपका जो j इंटू रो लेंथ, रो का लेंथ मतलब वट एवर आपके नंबर ऑफ रोज है, इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कितना होगा। तो j इज योर j कोई भी आपका मतलब अगर आप उसको व्हाट डू आई से कि अगर आप इंप्लीमेंट करो, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है a11, तो यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है 1, k की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर इसी को अगर मुझे पॉइंटर्स के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आपको पॉइंटर्स के टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि आपको पहले बेस टाइप जो भी उसका डेटा टाइप है a प्लस j, लेट्स से हमारे केस में j की वैल्यू कितनी है 1 प्लस रो लेंथ इज व्हाट, रो का लेंथ कितना है हमारे पास, यहाँ पे 0 1 2 सॉरी 3 है रो का लेंथ। तो यहाँ पे 1 इंटू 3 फिर मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 1। उस तरीके से आप अगर लिखोगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू ये वाला जो इंडेक्स है ना, अगर आप A11 जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा और अगर आप उसको इस तरीके से लिखते हो रिप्लेसिंग J और K, अगर आप J और K को उसी 1 और 1 से रिप्लेस कर देते हो तो ये जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा दोज वुड बी एग्जैक्टली द सेम। तो ये पॉइंटर्स का इम्प्लीमेंटेशन है, या पॉइंटर्स में आप किस तरीके से एरे के वैल्यूज, बिकॉज देखो एरे को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना तो हम लोग एरे को हमेशा इस तरह के लीनियर स्ट्रक्चर की तरह सोचते हैं और हमें लगता है कि मेमोरी में भी वो ऐसे ही स्टोर्ड है। ऐसा नहीं होता, वो लीनियरली एक साथ लाइन से लगा हुआ है।
और सबका अपना अपना एक मेमोरी लोकेशन है, और वो मेमोरी लोकेशन हमें कैसे पता चलती है, इसके इंडेक्सेस से। तो इंडेक्सेस जब हम लोग करते हैं, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन एरे, तो ये इंडेक्सेस उनके रेस्पेक्टिव लोकेशंस को कैप्चर करके रखता है, और उन लोकेशंस के साथ हम उनको वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज को अगर पॉइंटर्स के थ्रू करोगे, तो पॉइंटर्स के थ्रू करने पे आपको थोड़ा सा इसका सिंटैक्स चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट सिंटैक्स वुड बी दिस, जहां पे आपको जे एंड के को अपने एरे का जो भी आपका रो एंड कॉलम का जो भी काउंटर्स है उनके साथ रिप्लेस करके आपको इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। Alright, let me just give you a quick introduction to one of the concepts जो कि हम लोग देखते हैं in terms of matrices, जो कि arrays का एक सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन है, which is आपका matrices को जब आपको करना होता है, तो matrices बिकॉज हमारे एक रो एंड कॉलम के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं, तो हम लोग इसीलिए रो एंड कॉलम के फॉर्म में जब अपने डेटा को स्टोर करते हैं, तो हम लोग मेट्रिसेस का इम्प्लीमेंटेशन एरे के 2 डायमेंशनल एरेज में करना इज क्वाइट अ कॉमन प्रैक्टिस। इन्हीं में से एक इम्प्लीमेंटेशन होता है आपका ऑफ स्पार्स मेट्रिसेस। स्पार्स मेट्रिसेस क्या होता है ना, कि स्पार्स मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जहां पे कि आपके पास जो मेट्रिसेस होते हैं वहां पे नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं ना, वो जो एलिमेंट्स होते हैं, ये यूजुअली लार्ज मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है, और जहां पे हाफ मतलब 50% और मोर ऑफ द वैल्यूज दैट यू हैव इन द मैट्रिक्स अगर वो जीरोस हैं, तो उनको अगर आपको स्टोर करना पड़े, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, ये अगर आपको मैट्रिक्स अगर दिख रहा है, तो ये मुझे लगता है कितने रोज हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 रोज हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं एंड 7 रोज है। तो 7 रोज एंड 7 कॉलम का मतलब 49 रिकॉर्ड्स आपको मतलब 49 साइज का ये एरे बनेगा, यानी 49 मेमोरी लोकेशंस। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डेटा सिर्फ है जो कि वैलिड इंफॉर्मेशन है, और बाकी सब में क्या स्टोर्ड है, बाकी सब में 0 है। तो इसको अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मल मैट्रिक्स की तरह भी स्टोर कर सकते हो, यानी 7x7 का एक मैट्रिक्स बना लो, एरे बना लो, और वहां पे सब डेटा डाल दो, और जितना भी खाली जगह सबको 0 से भर दो। तो वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी अ प्लेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन वो मेमोरी का मतलब ग्रॉस मिसयूज है वहां पे, मतलब 19 डेटा स्टोर करने के लिए आपने 49 डेटा डाला, जिसमें से 30 इज ओनली स्टोरिंग 0। तो उसकी जगह पे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड अ स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स को क्या किया जाता है कि आपका यहाँ पे वो वैल्यूज को जब हम लोग स्टोर करते हैं ना, तो हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए जैसे आपका यहाँ पे हर एक का कोई ना कोई एक इंडेक्स होगा ना, जहाँ पे जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये रिप्रेजेंट 0 0, ये रिप्रेजेंट करता है 1 1 0 1, ये रिप्रेजेंट करता है 1 0 1 1 1 2 ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसी का कोई एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक स्पार्स मैट्रिक्स का दिया गया है, इस एग्जांपल को अब यहाँ पे दिया गया है, और इसमें वैल्यूज को कैसे स्टोर किया जाता है कि आप यहाँ पे देखते हो कि आपके किस मतलब ऑर्डर पे कहाँ पे जो रोज एंड कॉलम्स का जो भी लोकेशन होगा, वो लोकेशन पे किस जगह पे मतलब कौन से इंडेक्सेस में या कौन से पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है, हम लोग उसको स्टोर करते हैं सिर्फ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 779, तो 779 जो यहाँ पे है वो किस चीज को लिया गया है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, द फर्स्ट रो ऑफ द स्पार्स मैट्रिक्स ऑलवेज स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ देखो 779, 7 नंबर ऑफ रोज, 7 नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो कितना नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7, कहीं और 1 8 9 दिख रहा है क्या कहीं पे, यहाँ पे 1 था, 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो 1 भी नहीं है, यहाँ पे 8, और समहाउ मुझे तो 8 ही दिख रहा है, बट यहाँ पे आपके बुक में ये 9 लिख रहा है। एनीवेज प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, लैंग्वेज में 8 लिखा हुआ है, और और वहां पे खाली 9 लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एनीवेज, तो ये पहला जो रो है दिस स्टेट्स की कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, और कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स है। तो हम लोगों के केस में 8 है, तो 8 आएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको बताना है कि पहला वाला एलिमेंट 5 का पहला लोकेशन कहाँ पे है, ये 0 नहीं। तो फर्स्ट जो स्पार्स मैट्रिक्स बनता है ना, स्पार्स मैट्रिक्स का जो पहला रो होता है, इसको स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है कि मतलब आप इसको स्टोर कर सकते हो ऐसे, इस एरे की तरह स्टोर कर सकते हो, या इसी सेम डेटा को आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हो।
यहाँ पे आपके पास क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आपके पास कितना डेटा, 7 into 6 यानी 42 मेमोरी लोकेशंस है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रोज एंड 3 कॉलम्स। 9 रो एंड 3 कॉलम्स का मतलब है 9 3s are 27। तो यानी आपके पास 27 मेमोरी लोकेशंस में आप 42 मेमोरी लोकेशंस के डेटा को स्टोर कर रहे हो, एंड इट इज एग्जैक्टली स्टोरिंग द सेम डेटा। कैसे कर रहा है कि ये पहला रो तो बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके इस मैट्रिक्स में, और कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 8 आना चाहिए था। फिर ये बताता है कि एक एक करके कौन कौन से एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे 03 पे कौन सा वैल्यू है, 5, तो 03 एंड 5, ये रो, ये कॉलम, ये वैल्यू। अब उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे 1 पे 4 है, तो यहाँ पे बता दिया 1 पे 4। सिमिलरली ये चलता जा रहा है। लास्टली देखो यहाँ पे 6 पे आपका ये 8 है, तो ये 6 पे 8 है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड अ स्पार्स मैट्रिक्स का 3 टपल, मतलब ये स्पार्स मैट्रिक्स है और उसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, तो ये इसको कहा जाता है 3 टपल रिप्रेजेंटेशन। 3 टपल का मतलब होता है, मतलब 3 कॉलम्स में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रो कॉलम वैल्यू, रो कॉलम वैल्यू, रो कॉलम वैल्यू, कौन से रो के कौन से कॉलम के में क्या वैल्यू था एक्चुअल स्पार्स मैट्रिक्स में। तो स्पार्स मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स के टर्म्स में स्पार्स मैट्रिक्स का लॉजिक होता है, दैट सेज कि एक मैट्रिक्स जहां पे नॉन जीरो वैल्यूज जो है वो जीरो वैल्यूज से अगर कम हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। जहां पे कि अब इस मैट्रिक्स को अगर आप एज अ नॉर्मल मैट्रिक्स की तरह स्टोर करना चाहोगे तो देन देयर इज अ मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ मेमोरी मतलब वेस्टेज, जहाँ पे कि आप वेस्टेज ऑफ मेमोरी को मतलब पाते हो, क्योंकि आपको बहुत सारा वैल्यूज है जो कि रिडंडेंट जीरो वैल्यूज आपको स्टोर करना पड़ता है। तो उन जीरो वैल्यूज को स्टोर करने की जगह पे आप ये अज्यूम कर लो ना कि बाकी सारे जगहों पे जीरो ही है, यानी यहाँ पे आप जितना वैल्यूज करो ये आपके लिए क्या, ये आपके लिए कोऑर्डिनेट्स है। यानी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का 03 पे 5 पड़ा हुआ है, 1 पे 4 पड़ा हुआ है, 2 4 पे 9 पड़ा हुआ है, और इनके अलावा बाकी जितना भी जगह सब जीरो पड़ा हुआ है। यही अजम्पशन है। तो प्रोग्राम का जब लॉजिक बनेगा तो आपको अगर फिर वापस इस 3 टपल रिप्रेजेंटेशन को वापस ऐसा टैबुलर स्ट्रक्चर दिखाना है तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ रोज बनाने हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं। इनफैक्ट कॉलम का नंबर भी यहाँ गलत ही दिया हुआ है, यहाँ 6 होना चाहिए था। तो 7 रोज 6 कॉलम और उसमें 8 मुझे पता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके वैल्यूज को रीड करूंगा। कितने नंबर ऑफ वैल्यूज रीड करूंगा, 8। हर बार मैं क्या करूंगा, पहले वैल्यू को रीड करूंगा, दैट वुड बी माय रो नंबर, दूसरा वुड बी माय कॉलम नंबर, और तीसरा वुड बी द वैल्यू जो उसमें होगा, और बाकी के सारे जगहों पे मैं क्या करूंगा, उनको जीरो से फिल अप कर दूंगा। तो जब मैं मेमोरी में स्टोर करूंगा या अगर किसी स्टोरेज में भी स्टोर कर रहा हूँ तो आई जस्ट नीड टू स्टोर दिस, मुझे वो जीरो स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जब मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मुझे आउटपुट दिखाना है इस फॉर्म, तो मैं उसको रन टाइम पे दिखा सकता हूँ ना। मुझे जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैंने वो रख लिया, बाकी के डेटा को रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो वो 3 टपल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। तो इस तरह का ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है ना, दैट इज क्वाइट कॉमन इन अदर एलिमेंट्स एज वेल। जब आप लोग डेटाबेसेस पढ़ोगे इस बार 23 में, आप लोग वहां पे देखोगे डेटाबेसेस का आप लोग बहुत कॉमन चीजें अभी पढ़ोगे। उसके बाद आप देखोगे ना कि एक मतलब हमारे दिमाग में डेटाबेसेस जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग उसको भी इसी तरह का टैबुलर स्ट्रक्चर में सोचते हैं कि हमारे पास अगर नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ईमेल है, ये है, तो हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा वैल्यू रखना पड़ा तो क्या करेंगे? किसी बच्चे का अगर 2 मोबाइल नंबर है तो कैसे रखेंगे? किसी बच्चे का अगर 3 ईमेल आईडी है तो कैसे रखेंगे? क्या हम कॉलम बढ़ाते चले जाएंगे? लेकिन अगर कॉलम बढ़ाएंगे तो वो तो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक मतलब नॉन मतलब फिक्स या एक फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग रख सकते हैं सीक्वेंस में। तो वो इस तरह के मतलब की वैल्यू पेयर्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो उनको उस तरीके से हम लोग देख के रख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अदरवाइज एरे इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। और अगर आप लोगों को फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो व्हाट यू डू इज कि पहला कल जब हम लोग क्लास पे आएंगे वापस, पहला मे बी 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स वी विल पुट ऑन दिस, और आप लोगों का जो भी डाउट्स होगा फील फ्री टू आस्क मी, और मैं वो प्रोग्राम्स वगैरह आपको यहाँ पे कुछ करके दिखा दूंगा। और इफ यू वांट मी टू गेट यू सम प्रोग्राम्स जो कि आप लोग आज मुझे बताओ कि जो कल आप लोग देखना चाहोगे, आई कैन डू दैट एज वेल, or else we will just move on to the next important topic, which is
लिस्ट्स, जिसमें कि अलग अलग, वो बिल्कुल ही नया टॉपिक है आपके लिए, तो विच वुड बी लिंक लिस्ट, मतलब सिंगली, डबली, उस तरह के अलग अलग सर्कुलर वो सब है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। शो मोर इलस्ट्रेशंस और प्रोग्राम्स को, मतलब कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करने की ज्यादा कोशिश करूंगा, इवन इफ इट रिक्वायर्स सम प्रोग्रामिंग, आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो कल आप लोग ये थोड़ा सा एरेज को देख लेना, एंड इफ यू फील कि आप लोगों को कुछ और हेल्प चाहिए इस पे, तो वी विल डेफिनेटली स्पेंड सम टाइम टुमारो, और उसको हम लोग करेंगे, एल्स वी विल जस्ट मूव ऑन टू लिंक लिस्ट। ओके, ऑलराइट, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग एवरीवन, बाय बाय।